Hello everybody, this is me Deepak Sahu, All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. Currently a second year MBBS student in AIIMS New Delhi. So आज हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, वो है फिजिक्स एनसीईआरटी। यस, तो बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट आता है कि फिजिक्स एनसीईआरटी को हमें रीड करना है कि नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिजिक्स एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं। अगर रीड करना है तो क्या पूरी फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ोगे, बायो की तरह पढ़ोगे क्या, कि एकदम एक चैप्टर से एकदम लाइन बाय लाइन याद करते रहोगे सारी चीज़ें एकदम एक कोने से दूसरे कोने, क्या ऐसे पढ़ना है? अगर पढ़ें तो कैसे पढ़े, क्या उसके नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, कि प्रैक्टिस करें, क्या करना है, कैसे करना है? सो आज हम इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे विद लाइव एग्जांपल्स। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिजिक्स एनसीईआरटी से क्वेश्चंस रिसेंट ईयर में आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, नीट 2023 का पहला क्वेश्चन, मतलब आप एग्जाम सेंटर गए, आपने पेपर देखा, पहला ही क्वेश्चन आपको एक ऐसा मिला जो न्यूमेरिकल नहीं था, वो सीधे था फिजिक्स की एनसीईआरटी की लाइनों से। लेट मी टेल यू। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, तो उसमें क्या होता है ना, किस कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है टू रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम अ रेक्टिफाइड आउटपुट। तो अब आप बोलोगे ये कहाँ से लिया गया? इसकी थ्योरी देखो यहाँ से ली गई है। टू गेट अ स्टेडी डीसी आउटपुट फ्रॉम अ पल्सेटिंग वोल्टेज नॉर्मली अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड। तो कैपेसिटर ही हमारा क्या है, फिल्टर है जो रिपल आउट करता है, जो पल्सेटाइल वोल्टेज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैपेसिटर। सो इट इज डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी एंड ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं मैं बहुत पुराने क्वेश्चन बात करूँ, नहीं, जो अभी आए हुए हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा, सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी में। आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें ढूंढी हैं, क्वेश्चन वो एनसीईआरटी में कहाँ से लिए हैं, तो इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनते ही है। अगर हम और आगे आए तो यहाँ पे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी नीट 2023 का सेक्शन ए का क्वेश्चन, जो कंपलसरी है। अगर आप इसके स्टेटमेंट देखोगे, ये यंग्स डबल स्लिट का क्वेश्चन है। अगर आप इसके स्टेटमेंट देखोगे, इफ अ स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि ये पूछा है कि एंगुलर सेपरेशन पे क्या असर होगा अगर हम स्क्रीन को मूव करते हैं अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस। अब इसका आंसर देने के लिए, अब अगर मैं बात करूं कि ये दो स्टेटमेंट एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइंस लिए गए हैं, तो आप मानोगे नहीं मानोगे? लेट मी शो यू। जब आप एनसीईआरटी में जाओगे वेव ऑप्टिक्स में और आप एग्जाम्पल 10.4 देखोगे, तो उसमें आप देखोगे कि जो पहला स्टेटमेंट है उसमें यही चीज़ डिस्कस की जा रही है कि द स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट। तो क्या इफेक्ट आएगा, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट इफ द स्क्रीन इज रिमूव अवे फ्रॉम। मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है वही सेम स्टेटमेंट ए ऑप्शन में दिया हुआ है, और जो स्टेटमेंट 2 है वही स्टेटमेंट बी है। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, यहाँ पे लार्जर वेवलेंथ कर दिया गया है, बट वही है। तो जो चीज़ें यहाँ डिस्कस की जा रही हैं वही सेम स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन में बदल दी जा रही हैं, यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया है। सो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से फिजिक्स की एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं आपके नीट के एग्जाम में। अगर अभी भाई वीडियो स्टार्ट हुई है, अभी हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, अभी देखते चलो बस, ठीक है। सो अगर हम एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखो एरर से क्वेश्चन पूछा गया। आपने एरर के बहुत क्वेश्चन लगाए होंगे, ये वो परसेंटेज एरर, बट क्या पता आपने उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी, तो फिर आपके नंबर चले जाएंगे। सो बिल्कुल वही बात होगी, इतना सारा न्यूमेरिकल लगाया, ये लगाया, वो किया, बट एक क्वेश्चन आ गया छोटा सा, वो भी थ्योरी बेस्ड, वो हमसे बना नहीं, फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो वही यहाँ पे एरर पूछा है कि जब भी एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर वोल्टेज में, तो उस टाइप के एरर को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? क्या वो पर्सनल एरर है, रैंडम है, लीस्ट काउंट है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है? इसके लिए एरर की थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप एरर चैप्टर देखोगे तब यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर डिस्कस किया है, और भी पर्सनल एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। जब आप रैंडम एरर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि रैंडम एरर में ही अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर वोल्टेज वाली जो चीज़ें आती हैं वो आती है रैंडम एरर। तो इसका आंसर क्या हुआ, रैंडम एरर। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एरर को न्यू एनसीईआरटी से गायब कर दिया गया है, लेकिन एरर आपके सिलेबस में है। ओके, एरर आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि आपको नई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ पुरानी एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको पुरानी ही एनसीईआरटी पढ़नी है, नई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। ओके, क्योंकि एरर न्यू एनसीईआरटी में मैंशन ही नहीं किया गया, बट सिलेबस में है, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फोटोवोल्टेइक डायोड डिवाइस कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन टू इलेक्ट्रिसिटी, एक स्टेटमेंट है, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। अब किसी को थ्योरी पता ही नहीं, उसने तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स वगैरह ही लगाए, उसको ये नहीं पता। ये दो स्टेटमेंट एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन से लिए गए। देखो जब आप जेनर डायोड पढ़ोगे पुरानी एनसीईआरटी में, उसमें देखो एग्जैक्टली लिखा हुआ है, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। एग्जैक्ट लाइन है कि नहीं? एग्जैक्ट लाइन है कि नहीं?
डेफिनेटली एग्जैक्ट लाइन है। और ये नीट 2023 सेक्शन ए का क्वेश्चन, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत करके क्या हो गया आपको पता नहीं होगा। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे एक और लाइन पढ़ोगी सेमीकंडक्टर फोटोवोल्टिक डिवाइस को, तो इसमें लिखा है ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, फोटोवोल्टिक डिवाइस। तो ये सेम लाइन से क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं। जैसा आप बायो में देखते हो ना कि एक लाइन से स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, वैसी ही चीज़ें फिजिक्स में डेवलप हो रही हैं। और धीरे धीरे जितने क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से ले रहे हैं वो नंबर बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके से काम करना है ताकि हम कोई गलती ना करें। अगर मैं आपको एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं तो वो यहाँ पर ये है, ठीक है। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट उन्होंने पूछे हैं कि इससे कौन रिलेटेड है। इसी तरीके से उन्होंने सेम पेपर यानी कि नीट 2023 में गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक उसका है और गॉस लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड का है, दोनों के गॉस लॉ से सेम क्वेश्चन पूछा है। और इसकी थ्योरी आपको कहाँ मिलेगी, जो आप गॉस लॉ पढ़ोगे। आपने गॉस लॉ के हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, मैं मानता हूँ आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, न्यूमेरिकल लगाए होंगे, लेकिन अगर आपने उसकी कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े कि इसमें एक एक वर्ड का क्या मतलब है, ये ई क्या है, ये डी एस क्या है, ओके इसका क्या मतलब है, तो आप इसे नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और बहुत प्यारा एग्जाम्पल दूँ, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की बात की जा रही, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। हम सबको पता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ओके वो तो हमें पता है, कंडक्टर के बारे में पता है, लेकिन हमें सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं पता। तो सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है, अब एनसीईआरटी में एक चीज़ एकदम छुपा के दी गई है। एनसीईआरटी में अच्छे से बताया, देखो द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये देखो। और इवन एनसीईआरटी ने इसके लिए ग्राफ भी बना रखा है, मतलब एनसीईआरटी ने इतना एक्सप्लेन किया है, ग्राफ तक बना रखा है कि जो रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ होता है किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए वो कैसे डिक्रीज करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी कम होगी, ओके उसी के साथ रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, नीट 2020 का क्वेश्चन था। नीट 2020 में कॉपर की रेसिस्टिविटी का ग्राफ डायरेक्टली पूछ लिया था। अब सब लोग कॉपर की रेसिस्टिविटी ग्राफ बाकी के मेटल की तरह होगा, लेकिन कॉपर की रेसिस्टिविटी का ग्राफ थोड़ा सा अलग जाता था, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसका थोड़ा शेप अलग है बाकी के ग्राफ्स के कंपैरिजन में, ठीक है। सो इससे क्वेश्चन पूछ लिया, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन था क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेगा, आपको किसी मॉड्यूल वगैरह में नहीं मिलेगा। सो वही बात है, कैसी ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ले रहे हैं जो बाकी जगह नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिलेगा, ओके। कमिंग टू द, अगर मैं एक और बहुत प्यारा एग्जांपल बात करूं तो ये है बायोट-सैवर्ट लॉ। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे, जैसे बायोट-सैवर्ट लॉ का दूसरा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो वही है। ये जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी की ये वाली थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे स्केलर सोर्स और वेक्टर सोर्स को बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर सोर्स है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय अ वेक्टर सोर्स दैट इज आइडियल। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वेक्टर सोर्स के थ्रू और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एक स्केलर सोर्स के थ्रू। और यहाँ पे स्टेटमेंट उल्टा किया है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये चीज़ पता होने के लिए आपको क्या होना होगा, आपको एनसीईआरटी की ये वाली बातें रीड करनी होगी, ओके। मैंने आपको काफ़ी सारे प्रूफ दिखा दिए कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली आज के टाइम पे तो ज़रूरी है। बट प्रैक्टिकल बात कहूँ, ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, एकदम लाइन टू लाइन बायो की तरह पढ़ो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने 2 बार एनसीईआरटी पढ़ी, वो भी पूरी पढ़ी एकदम लाइन टू लाइन, इसलिए मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता है कि सच में उससे कितना फ़ायदा होता है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। सो कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचे, वीडियो आपने बीच में स्किप कर दी, तो फिर आपने गलत किया। सो कंक्लूजन ये है कि ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं, ऐसा नहीं कि बायो की तरह आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड कंक्लूजन ये कि 12th की एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 11th की एनसीईआरटी। 12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू 11th की एनसीईआरटी। अगर 11th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा भी तो वो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप जनरल नॉलेज से या अपने क्लासरूम स्टडीज से, अपने मॉड्यूल की नॉलेज से आप कर लोगे। बट वो ऐसा नहीं आएगा 11th की एनसीईआरटी से कि वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने वाले ही कर सकता है। बट 12th की एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ 12th की एनसीईआरटी वाला कर सकता है। सो आपको पता चल गया कि पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, 12th पे ज़्यादा फोकस करना है। 12th पे भी किन चैप्टर पे एकदम फोकस करना ही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी पढ़ सकते हो, बट किन चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना, वो मैं बता देता हूँ। तो एक मस्ट रीड चैप्टर्स की मैंने लिस्ट बनाई, उसमें सबसे पहला नाम होता है सेमीकंडक्टर, 109% मस्ट रीड। इस मैं लिख के दे रहा हूँ आज कि इससे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, नीट 2024 में आएगा, देख लेना तुम, ठीक है।
एंड दूसरा है जो थ्योरीज हैं बाकी लॉ, जैसे गॉस लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ, इनकी थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी जितनी भी लॉज हैं उनकी जो थ्योरीज हैं कि उस लॉ में हर चीज़ का क्या मतलब है, लॉ कहाँ वैलिड है, कहाँ वैलिड नहीं है, इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या सिमिलैरिटी है दूसरे उससे, इन सब पे क्वेश्चन बन रहे हैं यार। वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका मतलब जितनी भी लॉज हैं आपको उनकी फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए कि वो लॉ कहाँ से ड्राइव किया गया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या बताता है लॉ, और इसकी क्या लिमिटेशन है। तो आपको हर लॉ, जितने भी बड़े बड़े लॉ हैं जैसे ओम्स लॉ, उसकी भी लिमिटेशन वगैरह पता होनी चाहिए। तो ये सब पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, लिख के ले लो, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर पढ़ना ही पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखो आपको पढ़ना है, तो मैग्नेटिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये सब पढ़ सकते हो, इन सब की थ्योरी पढ़ सकते हो। बट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ, वो है पॉइंट नंबर 4 कि आप क्या करो, 12th में जितने भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, ऑप्टिक्स वाला है, फिर वेव्स हैं, एंड देन मॉडर्न फिजिक्स है, इन सब के क्या करो, समरी पढ़ लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को न्यूमेरिकल भी लगाना है, बायो और केमिस्ट्री भी तो करनी है, तो आप एक काम करो, सबकी समरी पढ़ डालो। वो भी 1-2 बार तो समरी पढ़िए लोगे, 2-3 बार तो समरी ईजिली पढ़ लेते हैं, क्योंकि समरी पढ़ने में, तो समरी में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, समरी है प्लस पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी प्लस पॉइंट्स टू पॉन्डर जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो आपको क्या करना है, एकदम बढ़िया से रीड करते रहना है बार बार, ठीक है। तो समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर अगर आप कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि, और समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर में जितने कॉन्सेप्ट बताएं वो आप याद कर लो। समरी में जिन जिन फॉर्मूला पे डिस्कस किया है उन फॉर्मूला पे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू बाकी के फॉर्मूला के, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। यस, जब तक आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप कहाँ मिलेंगे, मॉड्यूल्स में देखो, कहीं ऑनलाइन कोई रिसोर्स ढूंढने की कोशिश करो। मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करूँगा, अपने टेलीग्राम पे चैनल पर डाल दूंगा। तो वही है, इन चारों पॉइंट्स का ध्यान रखो एंड यू आर डन विद द एनसीईआरटी। एंड आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं यहाँ वहाँ से क्वेश्चन ना आ जाए। सो डोंट वरी, आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. That is it for today's guys. Meet you soon, very soon in the next video.